तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं यूनिट सेकंड, जिसको आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे नोट्स, सारे पीवाईक्यू पेपर्स सब प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके नोट्स में ओवरऑल सब कुछ 100% जो आपका पेपर होगा इन्हीं नोट्स में से आएगा। आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से वीडियो को समझिए और अपने नोट्स से सारा रिवाइज करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट सेकंड, जिसका नाम है क्लाउड अनेबलिंग टेक्नोलॉजी सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग में इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट होता है किसका, हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग का। ठीक है, दूसरा है हमारा ग्रिड कंप्यूटिंग, तीसरा है हमारा सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर SOA, और फोर्थ हमारा यूटिलिटी कंप्यूटिंग। यूटिलिटी कंप्यूटिंग हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा था, टॉपिक था। तो सबसे पहले पढ़ते हैं वर्चुअलाइजेशन। व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन? वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? देखिए, वर्चुअलाइजेशन क्या होता है हमारा कि जो भी हमारे फिजिकल हार्डवेयर्स हैं, फिजिकल हमारे सर्वर्स है, ठीक है ना, जितने भी हमारे रिसोर्सेज है जो कि फिजिकली हैं, उन सबका हम क्या बना देते हैं, हम उनके मल्टीपल इंस्टेंसेस बनाते हैं, वर्चुअल इंस्टेंसेस बना देते हैं, उनकी वर्चुअल कॉपीज बना देते हैं बहुत सारी। जो हम क्या करते हैं, सिर्फ एक रिसोर्स से, एक फिजिकल रिसोर्स की हेल्प से हम मल्टीपल यूजर्स को क्या प्रोवाइड करा देते हैं, वही रिसोर्सेस प्रोवाइड करा देते हैं, लेकिन किस फॉर्म में? वर्चुअल मशीन्स के फॉर्म में। ठीक है ना, उनकी वर्चुअल कॉपी, उनके वर्चुअल इंस्टेंसेस। तो ये जो प्रोसेस होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो मल्टीपल हमारे क्या होते हैं, मल्टीपल हमारी वर्चुअल मशीन्स होती हैं जो एक सिंगल फिजिकल मशीन्स की ही कॉपी बनाती है, इंस्टेंसेस बनाती है और यूजर को प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो ये हमारा हेल्प करती है किसमें? हमारे जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनको यूटिलाइज करने में, मैनेज करने में। ठीक है, इन सब चीजों में क्या यूज होता है? हमारा वर्चुअलाइजेशन यूज होता है। नीड फॉर वर्चुअलाइजेशन, इसकी नीड क्या होती है? सबसे पहले तो रिसोर्स यूटिलाइजेशन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक सिंगल फिजिकल मशीन के क्या बना रहे हैं, बहुत सारे वर्चुअल इंस्टेंसेस बना रहे हैं जो कि यूजर यूज कर पा रहा है। तो हम कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को, एक रिसोर्स को अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देता है। ठीक है, क्योंकि हम इजीली क्या कर सकते हैं, वर्कलोड को इजीली इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है ना, कॉस्ट सेविंग, क्यों? क्योंकि हमें कोई फिजिकल हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए कॉस्ट भी हमारी रिड्यूस हो जाएगी। इजी मैनेजमेंट एंड द प्रोविजनिंग ऑफ द रिसोर्सेज, हम रिसोर्सेज को इजीली मैनेज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वर्चुअलाइजेशन। बाकी हमारे इसमें क्विक रिकवरी एंड द बैकअप ऑप्शंस, हम इसमें क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे केस है जिसमें फेलियर हो गया कुछ, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, हम रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है ना, बैकअप ले सकते हैं। ये ऑप्शन में बस होता है, जिसको हम बोलते हैं डिजास्टर रिकवरी, हमने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा था ये। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? सेम वही है जो नीड्स हैं। ठीक है ना, बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कॉस्ट सेविंग, इंप्रूव्ड स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एनहांस सिक्योरिटी एंड फास्टर बैकअप एंड रिकवरी एंड डिजास्टर रिकवरी। अब हम पढ़ते हैं रेफरेंस मॉडल ऑफ वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, अब मैं तुम आपको अच्छे से समझा दूंगी कि इसका बेसिकली ये होता क्या है। देखिए, इसमें हमारे 3 लेयर्स होते हैं। सबसे पहले हमारी कौन सी है? होस्ट लेयर। अब होस्ट लेयर कौन मैनेज करता है? ये हमारे जितने भी प्रोवाइडर्स होते हैं ना, ठीक है, जो भी हमारे सर्विसेज को प्रोवाइड करा रहे हैं, जो प्रोवाइडर होगा वही क्या करता है, हमारा वही सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराता है। तो जो होस्ट लेयर होता है वो उसको कौन मैनेज करता है? उसको हमारा प्रोवाइडर मैनेज करता है, जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। उसके पास क्या होते हैं? सारे फिजिकल हार्डवेयर, ठीक है, फिजिकल लेयर, फिजिकल नेटवर्किंग, सब चीजें उसके पास एज अ फिजिकल, ठीक है, फिजिकली प्रेजेंट होती है उसके पास। उसके बाद हमारी कौन सी लेयर आती है? वर्चुअलाइजेशन लेयर आती है। ठीक है, लेकिन इसका मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले मैं आपको गेस्ट लेयर बता देती हूँ। अब देखो, गेस्ट लेयर क्या होती है? गेस्ट लेयर को कौन मैनेज करता है? गेस्ट लेयर को मैनेज करता है यूजर। ठीक है, यूजर क्या करेगा, जो भी उसको एप्लीकेशंस चाहिए होगी, जो भी चीज उसको यूज करनी है, एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2, एप्लीकेशन 3, ठीक है, वर्चुअल इमेजेस, ये सब चीजें जो भी उसको यूज करनी है सर्विसेज, ये उसका इंटरफेस है। ये वाला जो गेस्ट लेयर है, यहाँ पे हमारा यूजर प्रेजेंट होता है, यूजर मैनेज करता है। और जो होस्ट लेयर होती है हमारी, वो हमारा कौन मैनेज करता है? वो प्रोवाइडर मैनेज करता है। ठीक है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, जो भी यूजर ने हमसे मांगी है। अब इन दोनों को जो कनेक्ट करता है आपस में, ठीक है, वो कौन करता है हमारा? वो करता है हमारा वर्चुअलाइजेशन लेयर। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन लेयर मैनेज करती है। ये क्या करती है? जो भी हमारा फिजिकल हार्डवेयर है,
फिजिकल लेयर है, ठीक है, फिजिकल नेटवर्किंग है, इन सब की क्या बना देती है वर्चुअल, देखो उसके वर्चुअल इंस्टेंसेस बना देती है, वर्चुअल कॉपी बना देती है। देखो जैसे कि वर्चुअल हार्डवेयर, वर्चुअल स्टोरेज, वर्चुअल नेटवर्किंग, और किसकी हेल्प से बनाती है, हाइपरविजर, हाइपरविजर की हेल्प से वो क्या बना देती है हमारी, ठीक है, उसको क्या बना देती है वर्चुअल, उसका वर्चुअल इंस्टेंस बना देती है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करता है, क्रिएट करता है, ठीक है, और रन कराता है किसको, इंस्टेंसेस को, वर्चुअल कॉपीज को, किसकी, फिजिकल रिसोर्सेस की, ठीक है। इसकी हेल्प से क्या होती है, ये सब वर्चुअल इंस्टेंसेस बन जाते हैं, जिससे हम क्या कर देते हैं, इजीली यूजर को प्रोवाइड करा देते हैं। ये क्या है, हमारा रेफरेंस मॉडल है किसका, हमारे वर्चुअलाइजेशन का। अब इसके ये सारे मैंने आपको समझा दिए, ठीक है, आप इसको पढ़ लेना। अगला टॉपिक हमारा इंप्लीमेंटेशन लेवल्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, इसमें सबसे पहले होते हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर लेवल। अब इसमें क्या होते हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो भी हमें प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, यूजर को, वो सारे के हमें किस तरीके से एक्सेस करनी है सर्विसेज, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस होंगे वो सब कौन प्रोवाइड कराता है, हमारा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर प्रोवाइड कराता है। जैसे कि हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं, दिस लेवल वर्चुअलाइजेस द सीपीयू एंड इंस्ट्रक्शन सेट, मीनिंग सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शंस हैंडल्ड बाय अ वर्चुअल प्रोसेसर rather than directly by the physical hardware, enabling the multiple operating system to run on the same machine. Next हमारा implementation levels of virtualization, virtualization की हमारी levels क्या होती हैं, ठीक है, implementation की सबसे पहला होता है हमारा instruction set architecture, ISA लेवल। अब देखिए इस लेवल में क्या होता है, देखिए इसमें दो चीजें होती है, एक तो इंस्ट्रक्शन सेट होता है, एक मैपिंग ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मतलब कि जो नीचे हमारा हार्डवेयर है, जो हमारे हार्डवेयर अवेलेबल है, जितने भी हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज अवेलेबल है, होस्ट के पास सर्विसेज हैं, वो क्या करती हैं, इंस्ट्रक्शन सेट्स को फॉलो करती हैं, ठीक है, सारे क्या करने के लिए, सॉफ्टवेयर को हैंडल करने के लिए, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, मैपिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी यूजर के इंस्ट्रक्शंस है, उसको किस तरीके से यूज करना है, मैप करना है, ठीक है, जिससे हम उनको क्या प्रोवाइड करा सके, सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करा सके, वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करा सके, जिसको वो यूज कर सके, ठीक है। अब आते हैं हमारा अगला हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेवल, ठीक है, हार्डवेयर एब्स्ट्रैक्शन लेयर लेवल। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मैपिंग ऑफ वर्चुअल रिसोर्सेज विद फिजिकल रिसोर्सेज। इसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे वर्चुअल रिसोर्सेज हैं उसको हम मैप करते हैं किनके साथ, अपने फिजिकल रिसोर्सेज के साथ, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक काम और होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम जितने भी हमारे क्या हैं, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, जो भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है ना, जो भी हमारे क्या हो रहे हैं इंस्ट्रक्शंस हैं, उन सबको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं दो कैटेगरीज में, एक तो प्रिविलेज्ड में, एक नॉन प्रिविलेज्ड में। अब जो प्रिविलेज्ड होते हैं वो इजी गोइंग होते हैं, मतलब कि वो इजीली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते, क्योंकि देखिए जो हमारा इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर लेवल है, इसमें क्या होता है, सारे इंस्ट्रक्शंस धीरे धीरे, जो भी यूजर हमें प्रोवाइड करा रहा है, ये क्या करता है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस धीरे धीरे क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है ना। हम उन सबको मैप करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अब हम क्या करते हैं, इस लेवल में हम दो तरीकों में डिवाइड कर देते हैं, एक तो प्रिविलेज्ड, एक नॉन प्रिविलेज्ड। जो प्रिविलेज्ड होगा वो इजीली क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा इजीली, ठीक है, लेकिन जो नॉन प्रिविलेज्ड होगा उसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। अगला हमारा आती है लेवल, वो है हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल। अब इसमें क्या आता है, हम शेयर करते हैं हार्डवेयर को किसके साथ, ओएस को। मतलब कि तो देखिए यहाँ पे क्या हमारे हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना, हमारे सारे यहाँ पे फिजिकल रिसोर्सेज हैं। अब फिजिकल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज के बाद हमारी कौन सी लेवल आ जाएगी, फिजिकल रिसोर्सेज के बाद हमारी यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन लेवल आ गई, ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ, वर्चुअलाइजेशन लेयर आ गई, ठीक है। अब इसके बाद हमारी क्या होती है, इसके बाद हमारी आती है गेस्ट लेयर, ठीक है ना। अब गेस्ट लेयर है, ठीक है, यहाँ पे जो गेस्ट लेयर है, यहाँ पे वो क्या करेगी, गेस्ट लेयर जो है वहां पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। अब पहले हम क्या कर रहे थे, हमने उन्हें डिवाइड तो कर लिया प्रिविलेज्ड में और नॉन प्रिविलेज्ड में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओएस के साथ, पहले तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन सेट थे, सारे इंस्ट्रक्शंस को हम क्या कर रहे थे, एग्जीक्यूट करा रहे थे। उसके बाद हमने क्या करा, उनको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उनको ग्रुप्ड कर दिया अलग अलग कैटेगरीज में, ठीक है। अब हमने उनको अलग अलग कैटेगरी में कर दिया, उसके बाद भी हमें टाइम लग रहा है,
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ओएस की हेल्प से कराएंगे। अब ओएस क्या करेगा, ओएस इसमें हेल्प करेगा और क्या करेगा, हार्डवेयर के रिसोर्सेज को शेयर कराने में यूजर के साथ हेल्प करेगा। ठीक है, और ज्यादा इजी कर देगा हमारे काम को। लेकिन इसमें कंडीशन होती है कि जितने भी हमारे ओएस होने चाहिए वो सारे ओएस हमारे सेम फैमिली के होने चाहिए। मतलब कि जो मेरा फिजिकल रिसोर्स है, ठीक है, जो मैं फिजिकल सीपीयू है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सेम ही फैमिली का किसके पास होना चाहिए, यूजर के लैपटॉप में भी सेम ओएस होना चाहिए, सेम फैमिली का ओएस होना चाहिए। ये इसमें प्रॉब्लम थी। उसके बाद हमारा कौन सा आता है, उसके बाद हमारा फोर्थ आता है लाइब्रेरी, ठीक है, लेवल। अब इसमें क्या होता है, हम एपीआई का यूज करते हैं, यूज ऑफ एपीआई। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा जो सेम ओएस होना चाहिए था ना, ये प्रॉब्लम उसने सॉल्व कर दी। अब की बार क्या होगा कि जो ओएस यूजर के पास है और जो हमारा नॉर्मली हम यूज कर रहे हैं, जो फिजिकली है हमारे पास, होस्ट के पास जो है, वो जरूरी नहीं है कि वो सेम हो। ठीक है ना, इसमें हमने क्या यूज करने शुरू कर दिए, यूज ऑफ एपीआई हमने करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारा कौन सी आती है, लास्ट, एप्लीकेशन लेवल। इसमें हमने क्या करा, वर्चुअल मशीन्स रन एज एप्लीकेशंस। मतलब कि हमने छोटी छोटी एप्लीकेशंस बनाई और उन सबको हमने क्या कर दिया, साथ में ज्वाइन कर दिया, ग्रुप कर दिया, और क्या बना दी, कोई एक एप्लीकेशन बना दी जिसको हमारा यूजर क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है और सारे सर्विसेज का क्या उठा सकता है, फायदा उठा सकता है। ठीक है, ये क्या थी, हमारी इंप्लीमेंटेशन लेवल्स थी किसकी, वर्चुअलाइजेशन की। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन के कितने टाइप्स होते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन। अब हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारे हमारे फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे हमारे फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल हार्डवेयर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं, साथ में टुगेदर उनको ग्रुप करते हैं और हम क्या बना देते हैं, एक सिंगल हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन बना देते हैं, वर्चुअल मशीन बना देते हैं, जिसको क्या कर सकता है, यूजर इजीली एक्सेस कर सकता है। इसके एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट हाइपर विजन। अगला है हमारा नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। अब नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्या होता है हमारा, कि इसमें हम क्या होता है कि जितने भी रिसोर्सेज है जो अलग अलग नेटवर्क पे, डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क पे अवेलेबल है, उनको हम क्या करते हैं, साथ में कंबाइन करते हैं और एक कॉपी बनाते हैं और क्या कर देते हैं, यूजर को उसकी एक्सेस दे देते हैं। ठीक है, कि यूजर क्या कर सकता है, अलग अलग जगहों पे क्या करने से, उनको एक्सेस करने के अलावा वो क्या कर सकता है, किसी एक ही वर्चुअल, जो हमने वर्चुअल नेटवर्क बनाया है उसको ही एक्सेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल वर्चुअल LAN। अब थर्ड हमारा स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। अब स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि बहुत सारी क्या होती है, हमारी अलग अलग फिजिकल स्टोरेज होती हैं, ठीक है ना, फिजिकल डिवाइसेस होती है, स्टोरेज डिवाइसेस होती है, जिनको हम क्या करते हैं, साथ में ग्रुप करते हैं और क्या कर देते हैं, यूजर को उसकी एक्सेस प्रोवाइड करा देते हैं। कि यूजर क्या करेगा कि अगर उसके पास स्टोरेज की कमी पड़ गई है तो वो बाद में क्या कर सकता है, एज अ वर्चुअल मशीन, एज अ वर्चुअल रिसोर्स उसको क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। अगला है हमारा मेमोरी वर्चुअलाइजेशन। ठीक है, मेमोरी वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि मेमोरी वर्चुअलाइजेशन में भी क्या होती है, बहुत सारी हमारी क्या होती है, मेमोरीज होती है, फिजिकल मेमोरी होती है अलग अलग सर्वर पर, उनको हम क्या करते हैं, साथ में कंबाइन करते हैं और क्या कर देते हैं, यूजर को एक एक्सेस दे देते हैं, उनका क्या बना के, उनकी मेमोरी वर्चुअलाइजेशन बनाकर, जिससे वो क्या कर सके, इजीली उसको यूज कर सके और इजीली उसको एक्सेस कर सके बिना किसी फिजिकल रिसोर्स के। क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं, हम उनकी वर्चुअल कॉपीज यूज कर रहे हैं, उनके वर्चुअल इंस्टेंसेस को यूज कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन। अब सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि जैसे कि आप हो, आपका लैपटॉप है, अब आपने क्या किया हुआ है, कोई भी एक ओएस है, कोई भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, अपने लैपटॉप पे, जैसे कि आपने विंडोज किया हुआ है। अगर आपको क्या करना है, अब उसमें आपको एंड्रॉइड चलाना है, कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको चलाना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन होता है। इसमें हम क्या, इसको हम क्यों यूज करते हैं, इसको हम अगर हम एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम्स को, सॉफ्टवेयर्स को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन को यूज करते हैं। अगला है हमारा डेटा वर्चुअलाइजेशन। अब इसमें क्या होता है हमारा कि इसमें बहुत सारा डेटा होता है। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमको चाहिए तो आपने देखा होगा अलग अलग पोर्टल्स होते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं, जिसपे क्या होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन डली हुई होती है। जैसे कि आपको किसी भी कोर्स है, ठीक है, जैसे कि हमारी प्लेलिस्ट है या फिर कोई भी आपको कुछ भी सर्च करना है, तो आपको क्या, आपको अलग अलग जगह पे सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको कहीं एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन, सारा डेटा मिल जाएगा। तो वो क्या होता है, हमारा डेटा वर्चुअलाइजेशन होता है।
अगला है हमारा डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि हमारा डेस्कटॉप है, हमारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, हम क्या कर लेंगे, उसका एक क्लोन बना लेंगे, उसकी एक कॉपी बना लेंगे। अब वो कॉपी हम क्या करेंगे, कहीं और से, किसी और लोकेशन पे, किसी और जगह से हम उसको एक्सेस करना चाहेंगे, ठीक है ना। सेम कॉपी, वो एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगी हमारे डेस्कटॉप की। डेस्कटॉप हमारा क्या हो जाएगा, फिजिकली तो यहाँ पर है, ठीक है ना, हमने क्या करा, उसका एक क्लोन बना लिया, उसकी एक वर्चुअल कॉपी बना ली। अब हम उसको क्या कर सकते हैं, किसी भी अलग लोकेशन से उसको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे वर्चुअलाइजेशन ऑफ सीपीयू। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था हाइपरविजन क्या होता है। ठीक है, हाइपरविजन क्या करता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या बनाता है, वर्चुअल इंस्टेंसेस बनाता है, ठीक है, रन करता है और क्रिएट करता है वर्चुअल इंस्टेंसेस किसी भी फिजिकल रिसोर्स के, ठीक है, किसी भी फिजिकल मशीन के। तो सेम हम अब पढ़ने वाले हैं वर्चुअलाइजेशन ऑफ सीपीयू। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास एक क्या होता है, एक होस्ट होता है, ठीक है, जिसके पास उसका फिजिकल सीपीयू होता है। अब हमें क्या करना है, हम क्या करते हैं, वीएमएम, मतलब कि इसका ही दूसरा नेम होता है वीएमएम, हाइपरविजर का, कि ये क्या करता है, इसके क्रिएट कर देता है, क्या, इसकी कॉपी बना देता है, इसके इंस्टेंसेस बना देता है, ठीक है ना, अलग अलग डिफरेंट, ठीक है, जिससे क्या कर सके, मल्टीपल यूजर क्या कर सके, उसको एक्सेस कर सके। इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअलाइजेशन ऑफ सीपीयू बोलते हैं। मतलब सीपीयू की अलग अलग हम क्या बना देते हैं, कॉपी बना देते हैं, ठीक है, जिससे कि क्या कर सके, डिफरेंट यूजर, मल्टीपल यूजर उसको क्या कर सके, एक्सेस कर सके। इसी को क्या हम बोलते हैं, वर्चुअलाइजेशन ऑफ सीपीयू, ठीक है। और इसमें यह भी हो सकता है कि जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो अलग भी हो सकते हैं, जैसे कि एक सीपीयू मैंने ये क्रिएट कर दिया, ठीक है, और एक मैंने ये क्रिएट कर दिया, ठीक है, ये एक यूजर ने यूज किया हुआ है, ये दूसरे यूजर ने एक्सेस किया हुआ है, तो ये कोई और सा सीपीयू चला सकता है, जैसे कि इसमें विंडो यूज किया हुआ है और इसमें लिनक्स यूज करा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्चुअलाइजेशन बोलते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सीपीयू वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर बेस्ड सीपीयू वर्चुअलाइजेशन, दूसरा होता है हमारा हार्डवेयर असिस्ट सीपीयू वर्चुअलाइजेशन। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये यूज करते हैं सॉफ्टवेयर्स को, ठीक है ना। मतलब सिंपल से इसमें एक डिफरेंस होता है कि इसमें क्या होता है, हमारा सेम प्रोसेस है कि वो ये क्या करेगा, सीपीयू होगा, सीपीयू के बाद हम क्या करेंगे, उसके अलग इंस्टेंसेस बना देंगे, उसके वर्चुअल कॉपी बना देंगे, और क्या करेगा, यूजर उसको इजीली एक्सेस कर पाएगा, मल्टीपल यूजर उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा सॉफ्टवेयर यूज होता है, सॉफ्टवेयर को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इसमें क्या होता है हमारे हार्डवेयर में, कि इसमें एक स्पेशल फीचर्स होते हैं, मतलब कि इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड क्या होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, फीचर्स होते हैं, जो कि क्या कर देते हैं, उसको इजी बना देते हैं। मतलब कि जो होल प्रोसेस है, यूजर ने अपनी रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, कि मुझे ये हमें सर्विसेज प्रोवाइड कराइए, ठीक है, मुझे ये सर्विसेज प्रोवाइड कराने, या फिर मुझे क्या करना है, मुझे सीपीयू की जरूरत है। तो अब ये क्या करता है, इसके पास इनबिल्ट फीचर्स होते हैं, तो वो इजी बना देता है, जल्दी जल्दी काम करता है, फास्ट, इसकी स्पीड ज्यादा होती है। लेकिन सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट फंक्शंस फीचर्स नहीं होते हैं ऑलरेडी, तो उसको क्या करना पड़ता है, ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है। बस इसमें इतना डिफरेंस होता है, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही होता है। तो अगला है हमारा वर्चुअलाइजेशन ऑफ मेमोरी। अब वर्चुअलाइजेशन मेमोरी में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है कि हम क्या करते हैं, जो फिजिकल मेमोरी है, हमारी फिजिकल मेमोरी रिसोर्सेज है, उनको हम प्रोवाइड कराते हैं, किसको अलाउ कराते हैं, यूजर्स को, अलग अलग जो क्या कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं, उनके लिए अवेलेबल कराते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, वर्चुअलाइजेशन ऑफ मेमोरी। अब इसकी अलग अलग लेयर्स होती हैं, जैसे कि आपकी मेमोरी है, अब अगर आपकी मेमोरी क्या होगी, फुल होगी, आपको और जरूरत है, ठीक है, अब आपको खरीदनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, तो उसमें क्या होता है, तो फिजिकली आपके पास है नहीं अवेलेबल। अब तो आप क्या करते हैं, उसके जो वर्चुअल इंस्टेंसेस होते हैं, जो आपको होस्ट प्रोवाइड कराता है, आप उनको यूज कर लेते हैं। तो इसके 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले इसकी होती है होस्ट मशीन मेमोरी, दूसरी होती है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरी होती है फिजिकल मेमोरी। मतलब कि ये तो हमारी वही है एक्चुअल फिजिकल मेमोरी, ये वर्चुअल मेमोरी है, ठीक है, जो हमने बनाई है, जो हम यूजर को प्रोवाइड कराएंगे, और ये हमारी फिजिकल, ठीक है, जो होस्ट मैनेज करते हैं, जो होस्ट के पास है। अब हमारा अगला टॉपिक है प्रोसेस ऑफ मेमोरी वर्चुअलाइजेशन। अब इसके 2 कंसेप्ट होते हैं, एक होता है मैपिंग, एक होता है शैडो पेज टेबल। अब शैडो पेज टेबल होता है और एक होता है मैपिंग। तो सबसे पहले पढ़ते हैं मैपिंग क्या होता है। देखिए मैपिंग में हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं जो हमारी वर्चुअल मशीन है ना, ठीक है, रियल मेमोरी से। मतलब जब मुझे एक्सेस करना है तो मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ पर मेरी रियल फिजिकल मेमोरी अवेलेबल है,
ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगी, जब भी मुझे यूज करना होगा तो मुझे ऑलरेडी पता होगा, ठीक है ना, कि कहाँ पर मुझे फिजिकल मेमोरी मिलेगी। ठीक है ना, मतलब कि हमारी वर्चुअल मेमोरी मैप होती है हमारी फिजिकल मेमोरी पे, जो हमारा यूजर एक्सेस करता है। आगे हमारा शेडो पेज टेबल। अब ये क्या होता है, एक ट्रांसलेटर होता है बिटवीन द वर्चुअल मेमोरी, ठीक है, वर्चुअल मशीन एंड द रियल फिजिकल मेमोरी। मतलब कि याद है आपने ओएस में पढ़ा होगा, ठीक है ना, पेजिंग। तो इसमें क्या करते हैं हम, जो हमारा मेमोरी होती है ना, ठीक है, फिजिकल मेमोरी, उसको पेजेस में डिवाइड करके रख लेते हैं। तो अब हमें पता होता है कि जो भी हमारी वर्चुअल मशीन है, जो कौन सी पार्ट को, मेमोरी के कौन से पार्ट को एक्सेस कर रही है, उसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है उस चीज की। अगला टॉपिक हमारा वर्चुअलाइजेशन ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब इसमें क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, वर्चुअल इंस्टेंसेस बनाते हैं किनके, फिजिकल डिवाइसेस के, जैसे कि कीबोर्ड हो गया हमारा, नेटवर्क हो गया, स्टोरेज हो गया, और क्या कराते हैं, यूजर को उसकी एक्सेस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, उनके पास क्या होता है, कोई फिजिकल हार्डवेयर, कोई फिजिकल रिसोर्स नहीं होता है, उनके पास इंस्टेंसेस होते हैं हमारी सारी किनका, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का। ठीक है, इसका प्रोसेस क्या होता है कि जो यूजर है ना, वो रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, उसके बाद किसको, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो रिक्वेस्ट किसको सेंड कर देगा, हमारा हाइपरविजर को। अब हाइपरविजर क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा फिजिकल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे। अब वो प्रोसेस करेंगे रिक्वेस्ट को और रिस्पॉन्स भेजेंगे किसको, हमारे हाइपरविजर को। उसके बाद हाइपरविजर क्या करेगा, उस रिस्पॉन्स को किसके पास भेज देगा, गेस्ट ओएस को। और उसके बाद पूरा कंप्लीट हो जाता है हमारा क्या, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो अगला है हमारा डिजास्टर रिकवरी। अब डिजास्टर रिकवरी में क्या आता है, ओ मैंने आपको पहले बोल दिया था कि हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, ये सेकंड यूनिट में है। ठीक है, तो डिजास्टर रिकवरी क्या होता है, डिजास्टर रिकवरी में हमारे पास एक ऑलरेडी एक प्लान होता है कि अगर बाय चांस किसी भी तरीके से हमारा डेटा लॉस हो जाता है तो हम उसको किस तरीके से बैकअप करेंगे या फिर रिस्टोर करेंगे। ठीक है ना, ये हमारे किस में आता है, डिजास्टर रिकवरी में आता है। कि कुछ भी गलत हो, नेचुरल डिजास्टर, हैकिंग, टेक्निकल फेलियर, तो हम क्या करें, हमारा जितना भी डेटा लॉस हुआ है हम उसको क्या कर सके, रिस्टोर कर सके अपने कंप्यूटर सिस्टम को, इंफॉर्मेशन को, डेटा को। अगला टॉपिक हमारा सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, एसओए। अब एसओए क्या होता है, एक डिजाइन होता है जहां पे हमारे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब कि अब देखिए हमारी अलग अलग सर्विसेज होती हैं, हमने जब से पढ़े हैं सर्विसेज सर्विसेज सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज क्लाउड सर्विसेज, अभी हमारी अलग अलग सर्विसेज होती हैं। ठीक है, अब ये जो सर्विस है अलग अलग के, अलग अलग यूजर अलग अलग सर्विसेज को यूज कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम क्या कर सके, इन सर्विसेज को आपस में कम्युनिकेट करा सके। ठीक है, तो ये जो डिजाइन होता है, ठीक है ना, ये जो हमारे, जहां पे हमारी सारी सर्विसेज, जो एक कॉम्बिनेशन होता है सारी सर्विसेज का, या फिर जो कम्युनिकेट कराता है सारे सर्विसेज का, वो किसके थ्रू करते हैं, हम एसओए के थ्रू करते हैं, मतलब कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर के थ्रू करते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इनको हेल्प करता है आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। अब इसका हम क्या पढ़ेंगे, अब हम इसका आर्किटेक्चर देखते हैं कैसा होता है। अब देखिए इसमें ये हमारे पार्ट्स होते हैं, मतलब कि सबसे पहले हम समझते हैं, देखो होता क्या है, सबसे पहला पार्ट होता है फाइंड। मतलब कि जो भी मेरा क्या है, सर्विस रिक्वेस्टर है, ठीक है ना, जो भी मेरा यूजर है वो क्या करेगा, पहले सर्च करेगा। सर्च करेगा किसको, कि कौन सी उसे सर्विस चाहिए। ठीक है, ये है मेरी सर्विस रजिस्ट्री, मतलब कि एक तरीके से डिक्शनरी समझ लीजिए इसको। इसके पास सारी सर्विसेज का डेटा है। अब मेरा यूजर क्या करेगा, जो भी सर्विस रिक्वेस्टर है जिसको सर्विस चाहिए, वो फाइंड करेगा या फिर सर्च करेगा, कहां पर, सर्विस रजिस्ट्री पे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो मेरा सर्विस रिक्वेस्टर है, अब उसने सर्च कर लिया, उसके बाद वो क्या करेगा, यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट सेंड करेगा, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर के पास। अब सर्विस प्रोवाइडर देखेगा, ठीक है, वो क्या कर लेगा, यहाँ पे बाइंड हो गया, बाइंड मतलब कि ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करे। अब ये यहाँ पे क्या करेगा कि जो भी सर्विस यूजर ले रहा है, अगर वो यहाँ पे प्रेजेंट है तो वो उसको क्या करा देगा, रेस्पॉन्स बैक कर देगा, यहाँ पे उसको प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, या फिर अगर वो सर्विस कोई नई है, कोई न्यू है, तो वो क्या कर देगा, उसको रजिस्टर कर देगा, कहां पे, सर्विस रजिस्ट्री में। अब इसका भी क्या होता है, ये पब्लिश क्या लिखा है, देखिए पब्लिश का मतलब होता है कि वो क्या कर देगा, यहाँ पे रजिस्टर कर देगा सर्विस को, जो भी यूजर हमारा मांग रहा है। अब देखिए इसके भी ना दो रूल्स होते हैं, ठीक है ना, कि मतलब जो भी सर्विस है, जो भी हम उसको रजिस्टर करने वाले हैं, वो एक डेफिनेट पैटर्न में, ठीक है, होनी चाहिए, एक पैटर्न लैंग्वेज में होनी चाहिए। ठीक है, वो कौन सी यूज होती है, WSDL, ठीक है, और दूसरी क्या होती है हमारे, UDDI। अब इसके कंपोनेंट्स है, जैसे कि सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज है, ठीक है, जो हमें चाहिए या हमें यूज करनी है। दूसरा हमारा सर्विस रजिस्ट्री,
ठीक है ना, कि जिसपे लिस्ट होती है सारी, ठीक है ना, किसकी, सर्विसेज की। बाकी सर्विस कंज्यूमर, जिसको सर्विस चाहिए मतलब कि यूजर। सर्विस प्रोवाइडर, जो हमारा होस्ट है, जो हमें सर्विस प्रोवाइड कराएगा। कम्युनिकेशन पोर्टल्स, मतलब कि जैसे आपस में सर्विसेज क्या करेंगे, आपस में कम्युनिकेट करेंगे, वो किसके थ्रू करती है, हमारी कौन से मेथड्स के थ्रू करती है, HTTP और SOAP। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं SOA के। एक तो रीयूजेबिलिटी, ठीक है ना, रीयूजेबल होता है। दूसरा फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब हम क्या कर सकते हैं कि पूरे सिस्टम को बिना क्या करे, बिना अफेक्ट करे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं उसमें और सर्विसेज को, और अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, स्केलेबिलिटी, ठीक है ना, कि हमें क्या करना पड़ेगा, हम इजीली उनमें ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसे स्केल की दिक्कत नहीं है, हम कितनी भी सर्विसेज को इजीली ऐड कर सकते हैं। कॉस्ट इफिशियंसी, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि ये क्या करेगा कि डुप्लीकेशन, जैसे कि शेयर्ड सर्विसेज है, इतनी सारी सर्विसेज है, आपस में वो कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, तो हम बच जाएंगे कि कोई भी सर्विस दोबारा रिपीट ना हो या फिर डुप्लीकेट ना हो। अब हम अगला पढ़ते हैं REST। REST क्या होता है, रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफर। मतलब अब इसमें क्या करते हैं, ये एक वे होती है डिजाइन करने का, क्या, सारी वेब सर्विसेज को, ठीक है, कि वो आपस में क्या कर सके, आपस में कम्युनिकेट कर सके, ठीक है, किसके ओवर, इंटरनेट के ओवर, ठीक है ना, इंटरनेट के थ्रू। और ये क्या यूज करता है, सिर्फ ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है, HTTP यूज करता है, ठीक है। इससे ही वो हेल्प कराता है कि वो क्या कर सके कि जितने भी अलग अलग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स है वो आपस में रिक्वेस्ट को सेंड कर सके और रिसीव कर सके रेस्पॉन्सेस को, ठीक है। अब इसका आर्किटेक्चर क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, एक तो हमारा वेब सर्विस सर्वर होता है, मतलब कि एक तो हमारा सर्वर होता है, दूसरा हमारा क्लाइंट होता है। ये क्या करता है, HTTP के थ्रू क्या करता है, रिक्वेस्ट सेंड करता है, और फिर यहाँ से क्या करता है, जो सर्वर है हमारा वो क्या करता है, उसको ऊपर से रिस्पॉन्स भेजता है, जो भी उसकी रिक्वेस्ट होता है उसके थ्रू। अब एक होता है हमारा HTTP मेथड्स। अब HTTP मेथड्स कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा GET, गेट, मतलब कि हम रिट्रीव कर सकते हैं कोई भी डाटा सर्वर से। अगला है हमारा पोस्ट, POST। अब इसमें क्या करते हैं, हम सेंड करते हैं डाटा को किसके पास, सर्वर के पास, क्या करने के लिए, कोई भी रिसोर्स को क्रिएट करने के लिए। अब हमारा PUT, मत इसमें हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं किसी भी एग्जिस्टिंग रिसोर्स को, ठीक है, या फिर रिप्लेस कर सकते हैं। PATCH, मतलब कि पार्शियली अपडेट एन एग्जिस्टिंग रिसोर्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रिसोर्स है, ठीक है ना, जो इस टाइम पे है रिसोर्स, उसको हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। पार्शियली मतलब कि आधा, ठीक है, उसका कुछ पार्ट। डिलीट में हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं किसी भी रिसोर्स को, कहां से, सर्वर से। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन रेस्टफुल एंड रेस्टलेस सर्विसेज, ठीक है, कि क्या डिफरेंस है रेस्टफुल और रेस्टलेस वेब सर्विसेज में। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। ये क्या करता है, सारे REST के प्रिंसिपल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, और ये इतने स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करता है किसके प्रिंसिपल्स को, REST के प्रिंसिपल्स को। इसमें HTTP जो मेथड्स होते हैं वो गेट होता है, पोस्ट होता है, और बहुत सारे यूज होते हैं। इसमें ज्यादा नॉन स्टैंडर्ड और कस्टम मेथड्स होते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ कौन से यूज करता है, सिर्फ कस्टम मेथड्स को यूज करता है, और किनको यूज करता है, नॉन स्टैंडर्ड मेथड्स को यूज करता है। कम्युनिकेशन, स्टेटलेस कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर, और इसमें क्या होती है, स्टेटफुल इंटरेक्शंस होता है। रिसोर्स एक्सेस में क्या होता है कि ये सारे रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकता है किसकी हेल्प से, URL की हेल्प से। और इसमें क्या होता है कि URL में नॉट बी URL बेस्ड, जितने भी रिसोर्सेज है उनकी जो एक्सेस है शायद से वो किस पे बेस्ड ना हो, URL पे बेस्ड ना हो। स्केलेबिलिटी, ये हाईली स्केलेबल होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, स्केलेबल ज्यादा नहीं होता है, लिमिटेड होता है। अब हम पढ़ेंगे इसके आर्किटेक्चरल कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ रेस्टफुल APIs, ठीक है। सबसे पहले स्टेटलेसनेस। स्टेटलेसनेस का मतलब ये है कि जो भी रिक्वेस्ट हमारा क्लाइंट भेज रहा है कि क्लाइंट के पास सारे क्या होंगी, सारी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन वो इंफॉर्मेशन या फिर वो चीज किसको नहीं पता होगी, वो सर्वर को नहीं पता होगी, सर्वर को उसके बारे में कुछ याद नहीं रहेगा, क्लाइंट के पास लेकिन सारी इंफॉर्मेशन होगी। जो भी हम रिस्पॉन्स भेज रहे हैं, ठीक है, वो मतलब जो भी हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, कि क्लाइंट को सब पता होगा, क्लाइंट के पास सारी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन जो हमारा सर्वर है उसको नहीं पता होगा कि पहले क्या रिक्वेस्ट थी, आगे क्या होने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्लाइंट एंड सर्वर। अब देखिए जो क्लाइंट होता है वो क्या होता है कि जो भी वेब ब्राउजर को या फिर जो भी किसी सर्वर को एक्सेस करना चाह रहा है, और जो हमारा सर्वर है वो क्या होता है, जिसके पास सारी सर्विसेज क्या होती है, स्टोर होती है। ये क्या करते हैं, आपस में बिना एक दूसरे के काम को इफेक्ट करे क्या करते हैं, सेपरेटली काम करते हैं,
ठीक है। अगला हमारा कैचेबिलिटी। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा सर्वर है, ठीक है, या फिर जो क्लाइंट है, अब क्या हो रहा है, वहां पे रिपीटेडली रिक्वेस्ट सेंड हो रही है, तो उसमें क्या होता है कैचेबिलिटी में कि हम क्या करेंगे, अपना जो डेटा है, अपनी जो रिक्वेस्ट है, उसको स्टोर कर लेंगे कि अगली बार हम बार बार जो रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं कि उसको क्या हो जाए, स्पीड अप हो जाए, कि उनके पास हमारा डेटा क्या हो, स्टोर हो, रिक्वेस्ट स्टोर हो, जिसको हम क्या कर सके, इजीली दोबारा से रिक्वेस्ट भेज सके। ठीक है ना, उनके पास ऑलरेडी क्या होगा, हमारा डेटा स्टोर होगा, तो वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा रेस्पॉन्स करना। अगला हमारा यूनिफॉर्म इंटरफेस। यूनिफॉर्म इंटरफेस में क्या होता है कि जो हमारा क्लाइंट है और जो सर्वर है, वो क्या करता है, एक सिंपल वे होती है कि वो इजीली क्या कर सकते हैं, आपस में टॉक कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, इजीली रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और इजीली वहां से रिस्पॉन्स आ सकता है एक सिंपल वे में। ये इजी बना देता है, यूनिफॉर्म इंटरफेस क्या करता है, इजी बना देता है क्लाइंट और सर्वर क्या कर सके, आपस में इजीली क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके। लेयर्ड सिस्टम। लेयर्ड सिस्टम मतलब कि इसके अंदर क्या होती है, बहुत सारी अलग अलग लेयर होती हैं, ठीक है ना। अब अलग अलग लेयर होती है, तो ये दोनों अगर आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, ठीक है ना, तो इन्हें क्या होगा, इस लेयर को इस वाली लेयर का कुछ नहीं पता होगा कि कोई और लेयर भी है क्या, ठीक है ना। ये क्या होता है, लेयर्ड सिस्टम होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, अपना अपना काम करते हैं, अपने अपने फंक्शन को परफॉर्म कराते हैं। कोड ऑन डिमांड। अब कोड ऑन डिमांड में क्या होता है, जैसे कि कोई भी हमारा यूजर है, ठीक है ना, वो कोई भी हमारी सर्विसेज को यूज कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, कोई भी अब वो कहने लगे कि हमें क्या चाहिए, उस प्रोग्राम है, कोई भी प्रोग्राम यूज कर रहा है हमारा, कौन, हमारा क्लाइंट। अब वो कहने लगे सर्वर से कि मुझे क्या चाहिए, इस प्रोग्राम का क्या चाहिए, कोड चाहिए। तो ऑन डिमांड मतलब कि यूजर अगर डिमांड करता है कि मुझे इस प्रोग्राम का कोड चाहिए, तो क्या करेगा, सर्वर उसको कोड प्रोवाइड करा देगा। ये होता है हमारा कोड ऑन डिमांड। अगला टॉपिक है हमारा पब्लिशर एंड सब्सक्राइबर मॉडल। पब्लिशर और सब्सक्राइबर मॉडल में क्या होता है कि एक हमारा चैनल होता है, ठीक है ना, ठीक है, और ये क्या होते हैं, हमारे पब्लिशर्स होते हैं। पब्लिशर फॉर एग्जांपल ये ऐसे समझ लीजिए आप कि ठीक है, कोई भी क्या है, हमारी कोई क्लासरूम है, ठीक है ना, ये चैनल क्या है, हमारा कोई क्लासरूम है, और पब्लिशर क्या है, हमारा कोई टीचर है। अब उस टीचर को क्या करना है कि हमें कोई मैसेज सेंड करना है, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है, कोई भी हमें इंफॉर्मेशन देनी है, कोई बात बतानी है, कुछ भी, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे पब्लिश कर देगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर्स होंगे। सब्सक्राइबर्स कौन होंगे, जिन्होंने अब क्लास मतलब जो क्लास के स्टूडेंट्स होंगे, जो क्लास में आते होंगे, जिसने क्लास को सब्सक्राइब कर रखा होगा। ये सबसे अच्छा ये है, ऐसे समझ लीजिए ये यूट्यूब का चैनल है, ठीक है, और ये मैं हूँ, ये मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ आपकी, ठीक है, और ये क्या है, मुझे आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, या फिर मैंने कोई वीडियो डाली, मैंने क्लाउड की वीडियो डाली यूनिट 2 की, अब मैंने वो अपने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। अब आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, तो आपके पास क्या गया होगा, एक नोटिफिकेशन गया होगा, ठीक है ना, आपको एक नोटिफिकेशन आया होगा कि क्या हुआ है, कि कोई नई वीडियो आई है, ठीक है। कैसे पता चलेगा आपको, क्योंकि आपके पास क्या है, कोई नोटिफिकेशन आया है, क्योंकि आपने मुझे क्या करा हुआ है, सब्सक्राइब्ड करा हुआ है। तो ये जो टोटल प्रोसेस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो मॉडल होता है पूरा, इसको हम बोलते हैं पब्लिशर सब्सक्राइबर मॉडल। एक इसमें पब्लिशर होता है जो क्या करता है, मैसेज सेंड करता है। दूसरा एक सब्सक्राइबर होता है जो कि क्या करता है, रिसीव करता है मैसेज। क्यों, क्योंकि उसने क्या करा हुआ है, सब्सक्राइब्ड करा हुआ है। अगला होता है हमारा चैनल। चैनल क्या, कि जो क्या करता है, हमारे पब्लिशर को और सब्सक्राइबर को कनेक्ट करता है आपस में। प्रोसेस मैंने आपको ऊपर बता दिया है, मॉडल की हेल्प से मैंने आपको समझा दिया है ऊपर, ठीक है, आप इसको एक बार रीड कर लेना। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है, जो पब्लिशर्स होते हैं, हमारे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना, मतलब कि सिस्टम को फ्लेक्सिबल बनाते हैं। इधर सब्सक्राइबर्स होते हैं, इधर वो क्या होते हैं, पब्लिशर्स होते हैं, दोनों अपना अपना काम करते हैं अपने अपने हिस्से का। बहुत ईजी होता है ऐड करना और रिमूव करना सब्सक्राइबर्स को, ठीक है ना, बिना किसी और को क्या करे, अफेक्ट करे। अगर कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल सब्सक्राइबर मैं उसको इजीली क्या कर सकती हूँ, रिमूव कर सकती हूँ, या फिर कोई और सब्सक्राइबर हम क्या कर सकते हैं, इजीली ऐड भी कर सकते हैं। ब्रॉडकास्टिंग मैसेज टू मल्टीपल रिसीवर्स। अब क्या है, मैंने क्या करा, मैंने तो अपने यूट्यूब पे डाल दिया, मुझे थोड़ी ना पता है कि मेरे कौन कौन से सब्सक्राइबर्स हैं या फिर कितने सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है ना। तो वो क्या होता है कि मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने क्या करा, कोई भी मैसेज है मैंने उसको क्या कर दिया, चैनल पे डाल दिया। अब सब्सक्राइबर का भी अपना होता है कि उसने उसने लाइक करा, उसने डिसलाइक करा, उसने जो भी किया, मतलब कि सेपरेटली काम करते हैं, ठीक है ना, बिना एक दूसरे को क्या करे, इफेक्ट करे। दूसरा कि जो भी मैसेज मैं चैनल पे डाल रही हूँ, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है जो हमारा क्या पब्लिशर क्या कर रहा है, पब्लिश कर रहा है चैनल पे, ठीक है,
वो क्या होगा, मल्टीपल यूजर्स को जाएगा इजीली एक बार के में ही। हार्ड टू मैनेज मैनी सब्सक्राइबर्स और कॉम्प्लेक्स चैनल्स, हाँ ये हो सकता है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स है, बहुत सारे, तो उनको मैनेज करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। डिले में अगर इफ चैनल इज ओवरलोडेड, अब क्या हुआ, एक चैनल है भाई, बहुत बड़ा चैनल हो गया तुम्हारा, ठीक है ना, बहुत सारे मतलब पब्लिशर है इधर यहाँ पे और चैनल है, उस पर पब्लिशर से एकदम 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 क्या कर रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कभी कभी ओवरलोड आ जाएगा, इसलिए डिले हो जाएगा मैसेजेस को आने में। अगला टॉपिक हमारा व्हाट आर द वेब सर्विसेज। अब जो वेब सर्विसेज होते हैं वो क्या होती हैं, हमारे क्या होते हैं, एक वे होता है किसका, एप्लीकेशंस का, जो बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं कि वो आपस में क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकती है ओवर द इंटरनेट, ठीक है। वो कौन से प्रोटोकॉल्स का यूज करती है, HTTP का यूज करती है। चाहे मतलब कि जो भी ये क्या करता है, अलाउ करता है अलग अलग सिस्टम्स को कि वो क्या कर सके, आपस में डाटा एक्सचेंज कर सके, कोई भी टास्क को परफॉर्म कर सके, ठीक है, भले से कि क्या है वो किसी भी अलग अलग टेक्नोलॉजी से बने हो चाहे, ठीक है ना, अलग अलग टेक्नोलॉजी से बिल्ड हो, लेकिन वो आपस में क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, वेब सर्विसेज की हेल्प से। दो टाइप की वेब सर्विसेज होती हैं, रेस्टफुल वेब सर्विसेज और SOAP वेब सर्विसेज। ये क्या करते हैं, सिंपली यूज करते हैं URL का और HTTP मेथड्स का, ठीक है, जो मैंने आपको ऊपर बता दिए थे, ये रहे इसके मेथड, ठीक है। डिलीट होता है रिमूव करने के लिए, गेट होता है कोई भी इंफॉर्मेशन को, डेटा को उससे क्या करते हैं, सर्वर से लेने के लिए, ठीक है। डाटा इज यूजुअली एक्सचेंज इन लाइट वेट फॉर्मेट्स लाइक XML। अब क्या होता है, जो डेटा होता है वो इजीली क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है ना, किस फॉर्मेट में, हमारा XML। ये इजी होता है यूज करना और बहुत ज्यादा फास्ट होता है, किसकी वजह से, अपनी सिंप्लिसिटी की हेल्प से। अब इसमें क्या होता है, हम इसमें क्या यूज करते हैं, हम इसमें XML बेस्ड मैसेजेस फॉर कम्युनिकेशन, हम इसमें XML बेस्ड मैसेजेस को यूज करते हैं आपस में क्या करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, एप्लीकेशंस आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। ये थोड़ा सा इसके रूल्स को फॉलो करना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, और ये ज्यादा सिक्योर होता है और सुटेबल होता है कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए, ठीक है। अब इसकी वर्किंग क्या होती है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक तो हमारा क्या होता है, सर्विस रिक्वेस्टर होता है, हमारा यूजर होगा जो कि क्या करेगा, सर्विस को यूज करेगा, ठीक है। जिसको सर्विस यूज करनी है, पहले वो क्या करेगा, सर्च करेगा, कहाँ पे, सर्विस रजिस्ट्री में कि सर्विस है भी या नहीं है। उसके बाद क्या होगा, प्रोवाइडर से बात करेगा, प्रोवाइडर क्या करेगा, अगर वो सर्विस ऑलरेडी होगी तो उसको प्रोवाइड करा देगा, ठीक है, और कोई नई सर्विस होगी तो उसको यहाँ पे क्या करा देगा, रजिस्टर करा देगा। इसमें एक रिक्वेस्ट होती है, रिक्वेस्ट क्या, जो भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा कौन, क्लाइंट करेगा, किसको, कोई सी भी वेब सर्विस को लेने के लिए, ठीक है। और कौन से प्रोटोकॉल का यूज करेगा, HTTP का। एक प्रोसेसिंग होंगी, मतलब कि क्या, कि वो जो भी रिक्वेस्ट चाहिए उसको क्या करेगा, देखेगा कि किस चीज की रिक्वेस्ट चाहिए, कैसी रिक्वेस्ट चाहिए, फिर उसको क्या करेगा, रेस्पॉन्स प्रोवाइड कराएगा। और रेस्पॉन्स को आपको पता ही है कि कोई भी हमारे पास रिक्वेस्ट चाहिए, उसका रिजल्ट, उसका आउटपुट, ठीक है, उसको रिसीव करने के बाद उसको जो भी हमें मैसेज सेंड करना है, रिप्लाई करना है, वो हम किसके थ्रू करते हैं, रेस्पॉन्स। आर्किटेक्चर मैंने आपको समझा दिया है, वो आप पढ़ लेना ऊपर। अगला है हमारा डिफरेंस बिटवीन SOAP एंड रेस्ट, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करता है। ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये आर्किटेक्चरल स्टाइल होता है, ठीक है। डाटा फॉर्मेट, इसमें कौन सा डाटा फॉर्मेट होता है, ये सिर्फ XML को सपोर्ट करता है डाटा एक्सचेंज के लिए, ठीक है। और ये कौन से फॉर्मेट को करता है, ये मल्टीपल फॉर्मेट्स को करता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, ठीक है, ये कौन कौन से प्रोटोकॉल्स के साथ काम करता है, HTTP, SMTP और बहुत सारे। और ये सिर्फ HTTP प्रोटोकॉल के साथ ही काम करता है, क्या करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए। कॉम्प्लेक्सिटी ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, क्यों, क्योंकि इसके ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। ये थोड़ा इजी होता है, ठीक है, और सिंपल होता है यूज करने के लिए। परफॉर्मेंस स्लोअर बिकॉज ऑफ XML ओवरहेड, ये क्यों, ये स्लो होता है किसकी वजह से, XML की वजह से, XML फॉर्मेट की वजह से। और ये फास्टर होता है क्यों, क्योंकि इसका लाइट वेट फॉर्मेट्स होते हैं। ये स्टेटफुल और स्टेटलेस दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। ये सिर्फ स्टेटलेस को ही क्या करता है, सपोर्ट करता है, मतलब कि हर रिक्वेस्ट क्या होगी, इंडिपेंडेंट होगी, आपस में नहीं पता होगा कौन कौन सी रिक्वेस्ट है, पहले कौन सी थी, बाद में कौन सी है। सिक्योरिटी, इसके पास ऑलरेडी बिल्ड इन सिक्योरिटी होती है, और ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं HTTP सिक्योरिटी मैकेनिज्म पे क्या करता है, डिपेंड करता है। यूज केस, आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स सिक्योर एंड इंटरप्राइज सिस्टम्स, ठीक है। और ये क्या होता है, सुटेबल फॉर वेब, मोबाइल एंड लाइट वेट एप्स। तो ये यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है। ये इंपॉर्टेंट और PYQ
क्वेश्चंस हैं जो आपको मिल जाएंगे नोट्स में। तो डिस्क्रिप्शन में नोट्स है, जाइए डाउनलोड कर लीजिए। नोट्स देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपने एक बार वीडियो देख ली, समझ ली, लेकिन आपको क्या करना है, एक बार घर पे भी पढ़ना है, और जो मैं बता रही हूँ आपको मार्क भी करना है। ठीक है, कुछ चीजें आपको अंडरलाइन भी करनी है, जो आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, दोबारा समझने की जरूरत है। और नोट्स में पीवाईक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सब प्रोवाइड कराए गए हैं, कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ नोट्स पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और फिर बाद में आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने हैं, तो पूरा पेपर आपको वहीं पे कवर हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली यूनिट में। थैंक यू। हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नहीं, तबीयत खराब हो